दोस्तों एक रोड पर एक चमचमाती हुई कार जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है और इस कार में टोटल 3 लोग सवार है। ड्राइवर, एक पुरुष, एक स्त्री। जो पुरुष होता है वो एक जिले का एसडीएम होता है और जो उस कार में एक महिला सवार है वो कोई और नहीं बल्कि एसडीएम साहब की पत्नी होती है। कार अपनी रफ्तार से अपना रास्ता तय कर रही थी। एसडीएम साहब भी कार जो चला रहा था ड्राइवर उससे कहते हैं कि हमें शादी समारोह में समय से पहुंचना है और अभी हमारे पास समय बहुत सारा बचा हुआ है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा रफ्तार में गाड़ी मत चलाओ, आराम से ही चलो। अब ड्राइवर उनके कहने पर गाड़ी आराम से चलाने लगता है और ये पूरा रास्ता तय होने लगता है। रास्ते में ही ड्राइवर साहब अचानक एक बाजार में रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि एसडीएम साहब की पत्नी को भूख लगी थी। अब एसडीएम साहब के कई बार कहने पर ड्राइवर अपने उस कार पर ब्रेक लगा देता है और ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही कार वहां पर रुकती है, सामने एसडीएम साहब, ड्राइवर और एसडीएम साहब की पत्नी महोदया उतरती हैं। उस बाजार में एसडीएम साहब जैसे ही उतरते हैं वो देखते हैं कि एक ठेला लगा है सामने, जो कि एक महिला ने लगाया है और वो महिला सब्जी बेच रही है। जब एसडीएम साहब इस महिला को देखते हैं तो इस महिला को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और जैसे ही एसडीएम साहब की निगाहें इस ठेले वाली सब्जी वाली महिला पर पड़ती है तो जैसे ही वो सब्जी वाली महिला एसडीएम साहब को देखती है, उसके ऊपर जो सर पे पल्लू था उस पल्लू से वो अपना मुंह जो है वो ढकने लगती है। अब जब एसडीएम साहब ऐसा देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो जिस महिला के बारे में सोच रहे थे कहीं ना कहीं से ये महिला वही है और महिला भी समझ जाती है कि सामने वाला जो व्यक्ति अभी अभी कार से उतरा है कुछ खाने पीने के लिए वो वही है जिसे वो समझ रही है। अब एसडीएम साहब उस महिला की तरफ आगे बढ़ते हैं और महिला की तरफ आगे बढ़ने के बाद उसके पास पहुंचने के बाद उससे बोलते हैं, क्या तुम अंजलि हो? अंजलि चूंकि अपना मुंह ढके थी, एसडीएम साहब सही तरीके से उसको देख नहीं पाए थे। अंजलि हाँ में सर हिलाती है। अब अंजलि जैसे ही अपना मुंह खोलने का प्रयास करती है, एसडीएम साहब देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, वो पूरी तरीके से रोने लग रही है। एसडीएम साहब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी यह वाकया ड्राइवर साहब और उनकी पत्नी एसडीएम साहब की दोनों देख रहे थे। बगल में कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब लोगों के बीच पूरे बाजार में कौतूहल का विषय बन जाता है कि एक सरकारी अधिकारी अपने पत्नी और अपने सरकारी ड्राइवर के साथ एक महिला जो कि सब्जी बेच रही है, वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और सब्जी बेचने वाली महिला रोए जा रही है। आखिर क्या संबंध था एसडीएम साहब में और कौन थी ये महिला जो उस बाजार में सब्जी का व्यवसाय किया करती थी, बाजार में सब्जी का ठेला लगाया करती थी? दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही जागरूक कर देने वाली, एक सीख देने वाली और बहुत ही हैरत में डालने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी बहुत रोचक है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू सकें, जो सामाजिक हो, पारिवारिक हो और जिन कहानियों से आपको कुछ सीख मिल सके, ऐसी कहानियां आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर आप कहानी पर पहली बार आए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें कहानियों पर हमारे मिलता है, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उनका नाम अगर कहानियों पर आता है तो अगली कहानी में हम उनका नाम जरूर लेते हैं। इसी श्रेणी में सबसे पहला जो नाम हमारी पिछली कहानी पर आया था वो है जीतू स्वरूप भाई का। जीतू स्वरूप भाई, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट दोस्तों जो आया था वो आया था उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जिसे करने वाले थे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी हमारे परमानेंट श्रोता हैं और श्रवण कुमार जी का कमेंट हमें हर कहानियों पर मिलता रहता है। तो श्रवण कुमार जी, उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। अगला जो कमेंट था दोस्तों वो विजय मिश्रा का था। विजय मिश्रा जी नोएडा से हैं, उनका भी प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें मिलता ही रहता है। तो ऐसे में विजय मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी फिर से गुजारिश है कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहाँ से देख रहे थे, पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, पूरी कहानी देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया कीजिएगा ताकि हम अगली कहानी में आपका नाम ले पाएं। दोस्तों
जो ये कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है लखनऊ, यूं कहें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उसी लखनऊ का एक छोटा सा गांव, इसी छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिस लड़की का नाम होता है अंजलि। अंजलि देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जब भी वो जवानी की दहलीज पर पैर रखती है, और जब जवानी की दहलीज पर पैर रखने के बाद वो पढ़ने जाती थी, पढ़ने जाने के दौरान बहुत सारे लड़के उसके आगे पीछे लगे रहते हैं और घर वालों को अब लगने लगा था क्योंकि अंजलि बहुत सुंदर है और जब भी वो पढ़ने जाती थी तो अपनी सहेलियों से वो एक ही बात करती थी कि वो इतनी खूबसूरत है, उसके लिए शादी के लिए कोई राजा ही पैदा हुआ होगा जो उससे शादी करेगा। कहने का मतलब उसके अंदर घमंड जो है उसकी सुंदरता का बहुत कूट कूट कर भरा था। और जब घर और माता पिता, घर परिवार वाले भाई वगैरह जब ये देखते हैं कि बहन अब जवान हो चुकी है, ऐसे में उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये लोग लड़कों को देखने निकलते हैं उसकी अपनी बहन अंजलि की शादी के लिए, और अंजलि अपने माता पिता, अपने भाई सबसे ये बताती है कि लड़का चाहे जैसा हो लेकिन लड़का मुझसे सुंदर होना चाहिए। कहने का मतलब कि मेरी जोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। अब उसके घर परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। पिताजी और भाई गली गली, गांव गांव जाकर लड़के की तलाश करते कि उनकी बेटी के शकल का कोई लड़का मिल जाए जो वाकई में इतना खूबसूरत हो जिससे अंजलि को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आने वाले जीवन में उसे किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा उसके माता पिता ही नहीं चाह रहे थे, भाई ही नहीं चाह रहे थे, बल्कि हर इंसान, हर माता पिता, हर भाई चाहता है उसकी बहन की, उसकी बेटी की जहां शादी हो, कभी समाज का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति, रिश्तेदार का कोई व्यक्ति उस शादी पर उंगली ना उठा सके। ऐसे उसके भाई और पिता की भी सोच होती है। खैर, उसके भाई और पिताजी रोज सुबह ही निकलते लड़का ढूंढने के लिए अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए, लेकिन उनको उस तरीके से लड़का नहीं मिल रहा था जिस तरीके से उनकी बिटिया, उनकी बहन अंजलि चाह रही थी। अचानक अंजलि के भाई और बहन एक दिन एक गांव पहुंचते हैं। उस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास बहुत ठीक ठाक अच्छी खासी खेती थी और उस किसान के पास सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम होता है विनय। विनय देखने में भले ही सांवला था लेकिन सीरत से वो बहुत सुंदर था। कहने का मतलब विनय जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा खासा होता है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके सपने बहुत बड़े थे। भले ही वो लोगों से एक हिसाब से मिलता था तो लोग उसे कई बार टोक भी देते थे कि तुम यार बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो, तुम रात दिन पढ़ाई में लगे रहते हो, लेकिन इस बात का उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे उसने सोच लिया हो कि मुझे कुछ भी करना है लेकिन आगे चल के मुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। अब जब अंजलि के माता पिता, भाई वगैरह सब शादी देखने जाते हैं तो देख कर आते हैं तो उन्हें कई शादियां देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो विनय है वो उनकी अंजलि के लिए सबसे सटीक और सबसे अच्छा रिश्ता है। कहीं ना कहीं उसके जो शिष्टाचार का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, जो उठने बैठने का तरीका है, उससे देखकर लगता है कि आज के जमाने में ऐसा सज्जन लड़का उनकी बेटी और बहन के लिए मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। अब वो लोग घर पर आते हैं, एक फोटो लेते हैं विनय की, और विनय की फोटो लेने आने के बाद घर जब पहुंचते हैं शाम को तो अंजलि पूछती है अपने भाई से और अपने पिताजी से कि क्या हुआ पिताजी, लड़का मिला? तो अंजलि के भाई और पिताजी बताते हैं कि हाँ बिटिया, रिश्ता तो मिल गया है पर लड़का जैसे तुम चाह रही थी उस तरीके से नहीं है। वो कहती है कि क्या कोई फोटो वगैरह लाए हो? तो उसके भाई और पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं फोटो लेकर आया हूँ। और जैसे ही अंजलि को वो फोटो दिखाई जाती है विनय की, अंजलि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अंजलि का मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है क्योंकि विनय सीरत में अच्छा था लेकिन सूरत उसकी अंजलि से थोड़ी सी सांवली थी। इसलिए अंजलि एक बार अपने पिता से, अपने माता से, अपने घर वालों से कहती है कि वो ये शादी नहीं करेगी, लेकिन जब घर और परिवार वाले उसे बैठाकर काफी समझाते हैं तो वो ये शादी करने के लिए मान जाती है और अपने घर वालों से कहती है कि ठीक है, मैं ये शादी करूंगी, कोई बात नहीं।
अब वो उन सहेलियों के साथ जिनके साथ बैठती थी और कहती थी कि मुझे कोई राजा ही ब्याह कर ले जाएगा, किसी राजा किसी सुंदर पुरुष से ही मेरी शादी होगी, जब उन सहेलियों को फोटो दिखाती है तो सहेलियां मुंह बनाने लगती हैं। वो सहेलियां उससे कहने लगती हैं कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी शादी किसी राजा और किसी बहुत सुंदर लड़के से होगी, ये तो एकदम काला अजीब तरीके से देखने में लग रहा है। अंजलि कहीं ना कहीं मन में अपने महसूस कर रह जा रही थी, क्योंकि ये फैसला उसके माता पिता और उसके भाई ने किया था। अब धीरे धीरे समय दोस्तों गुजरने लगता है, समय अपनी रफ्तार से चलने लगता है। अब अंजलि के माता पिता, अंजलि के भाई जाकर विनय के यहाँ शादी की तारीख तय कर लेते हैं, और शादी की तारीख तय होने के बाद वो समय भी आ जाता है जब विनय बारात लेकर अंजलि के घर आता है। विनय बहुत ही सभ्य शालीन, जितना वो देखने में अच्छा नहीं था उससे ज्यादा उसके गुण थे। इतना सज्जन व्यक्ति शायद ही जीवन में मिलता हो, इस तरीके का उसका बर्ताव था। अब विनय जब शादी करने के लिए अंजलि के घर बारात लेकर आता है तो बारात की पूरी तरीके से आवाभगत की जाती है, सब कुछ ठीक ठाक गुजरने लगता है। लेकिन अचानक जब जयमाल का समय होता है और विनय जयमाल के लिए स्टेज पर पहुंचता है तो देखता है कि अंजलि भी कुछ देर बाद ही अपने सहेलियों के साथ जयमाल पर पहुंचती है, और जयमाल का कार्यक्रम जैसे ही शुरू होने वाला था दोस्तों, वैसे अंजलि अपने माता पिता को बिना बुलाए दूल्हे से कहती है, यानी कि विनय से कहती है कि मैं तुमसे ये शादी नहीं करूंगी, मैं परिवार वालों के दबाव में ये शादी कर रही हूँ। और जब ऐसा विनय सुनता है तो चूंकि वो बहुत ही सज्जन, बहुत ही सुशील व्यक्ति था, तो वो कहता है कि ये चीज अभी करने की क्या जरूरत थी, जब यहाँ तक मामला पहुंच चुका है, बारात आ चुकी है, जयमाल होने जा रहा है, ये सब चीजें तुम्हें पहले बता देना था। खैर वो नहीं मानती है और ये बात पूरी आग की तरह पूरे पंडाल में जहां पर शादी का पूरा प्रोग्राम था वहां पे फैल जाती है। और ये बात जैसे ही अंजलि के माता पिता तक पहुंचती है, अंजलि के माता पिता भागकर उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर जयमाल का प्रोग्राम आयोजित था। वहां पहुंचने के बाद वो लोग अंजलि को बहुत समझाते हैं, लेकिन अंजलि के ऊपर एक अजीब तरीके का भूत सवार था जो ऐसे उतरने वाला नहीं था। वो अपने माता पिता से कहती है, अपने घर वालों से कहती है कि देखो माता पिता, अगर इस लड़के के साथ उसकी शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब माता पिता मरते क्या न करते, बारात आ चुकी थी, मजबूरी थी बहुत, तो शादी तो करनी ही थी। अब माता पिता बिटिया के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उसके बाद विनय के पिताजी आते हैं। विनय के पिताजी विनय से कहते हैं कि बेटा ऐसे में क्या करना चाहिए। तो विनय कहता है कि पिताजी अभी तो पूरा जीवन बचा है, कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तो हम लोग बारात लेकर आए हैं, अभी जयमाल की माला भी लड़की के गले में नहीं डाली है। ऐसे में अगर ये मना कर दे रही है शादी के लिए तो कोई बात नहीं, कम से कम आगे का जो जीवन है, जो बचा हुआ समय है, वो समय तो अच्छी तरीके से पिताजी गुजर जाएगा। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है। अब जो अंजलि के माता पिताजी थे वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर अंजलि के माता पिताजी उससे कहते हैं अपनी बेटी से, अंजलि से, कि बेटा अब तो बारात आ चुकी है, अब तो शादी करना ही होगा। अचानक उसकी एक सहेली फोन निकालती है और थाने पर फोन कर देती है। कुछ देर बाद ही थाने से फोर्स आ जाती है, और जब फोर्स आ जाती है तो इंस्पेक्टर साहब उस फोर्स के साथ आते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि दरअसल लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है और लड़की पूरी तरीके से बालिग है, ऐसे में ये शादी जबरदस्ती नहीं हो सकती है। तब विनय कहता है कि साहब कोई बात नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। अब पूरी बारात जो है वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब पूरी बारात को एक अजीब तरीके से बेइज्जती महसूस हो रही थी, और जो अंजलि पक्ष से और विनय पक्ष से, दूल्हा दुल्हन पक्ष से लोग बाराती और घराती इकट्ठा हुए थे, सबके बीच में कानाफूसी का दौर स्टार्ट हो जाता है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। खैर जब ऐसा हो ही रहा था, बारात पे जो लोग गए थे वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, अब जिस साधन से वो लोग बारात गए थे उन साधनों में बैठने लगते हैं। विनय और विनय के पिताजी दोनों, चूंकि विनय दूल्हा बना था, तो स्टेज से जैसे ही उतरता है अचानक एक पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आ जाता है। एक बुजुर्ग आता है, और बुजुर्ग आने के बाद विनय के पिताजी के पैर पर, और विनय चूंकि दूल्हा बना था उसके पैर पर गिर जाता है, अपनी पगड़ी उतार कर रख देता है और कहता है कि साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। अब विनय काफी पढ़ा लिखा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बाकी सज्जन था, सोच समझने वाला इंसान था। उसके पिताजी भी वैसे सहनशील और बहुत ही धैर्यवान पुरुष थे। वो दोनों कहते हैं कि बताइए। तो वो कहता है बुजुर्ग कि देखिए मैं एक गरीब किसान हूँ,
मेरी बेटी बहुत ज्यादा तो सुंदर नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बेटी से अगर आप अपने बेटे विनय की शादी कर देंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अच्छी खासी से चलेगा, और मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ है नहीं, तो अगर आप एग्री हो तो आपने इतना खर्चा कर दिया है, गाड़ी घोड़ा बारात सब कुछ आया ही है, क्यों ना इसी मंडप में जो कि अंजलि के पिताजी ने सजाया है, मैं उनसे बात कर लूंगा, जो खर्चा वर्चा उनका बनेगा मैं उनको दे दूंगा, इसी मंडप में चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। अब विनय कुछ देर तो अपने पिताजी से बात करता है, और अपने पिताजी से बात करने के दौरान बताता है कि पिताजी, जो ये बुजुर्ग किसान आया है जिसने पैर में अपनी पगड़ी अपना सम्मान उतार के रख दिया है, उसकी बातों से, उसके हाव भाव से और उसकी चेहरा से कि कहीं ना कहीं से आदमी किसान है, मजबूर जरूर है, लेकिन एक संस्कारी तरीके से अपनी बिटिया को इसने पाला होगा। विनय शादी करने के लिए हामी भरता है, लेकिन उसके पहले उसके पिताजी कहते हैं कि वो एक बार बिटिया से मिलना चाहते हैं। किसान अपनी बिटिया को लेकर आता है। अब विनय के घर के तरफ से जो लोग उस पूरी बारात में गए थे, 4-5 लोग, उस लड़की से बात करते हैं और सबको लगता है कि लड़की वाकई में कम पढ़ी लिखी है, बहुत ही संस्कारी है, किसान ने उसे संस्कार भर भर कर दिया है। अब सारे लोग एग्री हो जाते हैं। फिर विनय और उस किसान की बेटी की उसी मंडप में शादी हो जाती है, और फिर वो दुल्हन बनकर विनय के घर चली आती है। इधर वो लोग अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अभी 2 महीने का ही समय गुजरा था कि अचानक यूपीएससी का एग्जाम आता है, और विनय चूंकि पहले से भी पढ़ने में तेज था, मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ाई किया करता था, एग्जाम में फिर बैठने वाला था। इसके पहले उसने कई बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था, लेकिन वो हमेशा असफल रहा था। लेकिन इस बार उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी और उसे लग रहा था कि इस बार वो सिलेक्ट हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। विनय यूपीएससी का एग्जाम बड़ी मेहनत के साथ देता है। वो प्री परीक्षा पास करता है, मेन और इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में वो अच्छा खासा नंबर पाता है और एक जिले का एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद वो सारी बातों को भूलकर अपनी जिंदगानी चलाने लगता है। अपने पत्नी से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। उसकी पत्नी उसके पिताजी की, उसकी माताजी की, घर परिवार वालों की अच्छी खासी देखभाल करती थी। अब शादी को करीब 2-3 साल बीत जाते हैं, और 2-3 साल बीतने के बाद कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका उस किसान की बेटी ने एसडीएम साहब के परिवार को नहीं दिया था, यानी कि विनय के परिवार को नहीं दिया था। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और विनय एक जिले में ट्रांसफर पाता है। उस जिले में ट्रांसफर पाने के बाद उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती होती है। गर्भवती होने के दौरान एसडीएम साहब विनय अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ ही चलो। उसकी पत्नी का नाम होता है मुस्कान। अब वो मुस्कान को अपने साथ में लेकर चला जाता है, और मुस्कान फिर कुछ दिन बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। इनका जीवन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चल रहा था। अचानक एक दिन एसडीएम साहब को किसी निमंत्रण में अपनी पत्नी को लेकर वहां पर जाना था। वो दूसरा जिला था। एसडीएम साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर जो है वो समय से सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती गाड़ी लगी लेकर आता है। उनकी पत्नी, उसका छोटा सा बच्चा और वो सब तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद जो है वो सब निकलते हैं। निकलने के बाद जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शादी थी, उसके कुछ देर पहले ही एसडीएम साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि उन्हें भूख लगी, उनकी पत्नी और बच्चे को भी कुछ खाना पीना चाहिए। तो एसडीएम साहब का जब वो ड्राइवर वहां पर गाड़ी रोकता है, तो बाजार में फिर अचानक उसी लड़की जो अंजलि थी, अंजलि से मुलाकात हो जाती है। और फिर ये जो रोने वाला सिलसिला जो कहानी के स्टार्टिंग में मैंने सुनाया, वो सब शुरू हो जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं होता है, दोनों रोने वाले अंजलि और विनय होते हैं। वही अंजलि जो कभी अपने आप को इतना गुरूर में समझती थी, इतना घमंड में समझती थी, लेकिन जब इस प्रकार से जब वो विनय को देखती है कि विनय अब एसडीएम हो चुका है, उसके एक अच्छा खासा बेटा है, और जो लड़की जिसको कभी गंवार कहती थी, अब वो एसडीएम की पत्नी है। और एसडीएम के पत्नी होने के साथ साथ एक समय वो सुंदर नहीं लगती थी, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी है। और अंजलि का पूरा चेहरा पूरी तरीके से विनय और उसकी पत्नी देख रहे थे कि पूरी तरीके से बदल चुका है। अब अंजलि से जब इसके बारे में विनय पूछता है, तो अंजलि बताती है कि दरअसल वो शुरू से ही बहुत अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर बहुत गुमान करती थी। और जब उसने विनय से शादी नहीं की, उसके बाद कुछ दिन बाद वो एक शहर में पढ़ने के लिए चली जाती है। और पढ़ने जाने के दौरान वहां उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम होता है रंजीत। और रंजीत से जब प्यार हो जाता है, तो उसे जब भी देखती उसे लगता कि उससे अगर वो शादी कर लेगी तो उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, और उनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे जीवन को गुजारने के लिए बहुत
अच्छी साबित होगी और रंजीत से वो एक दिन अपने प्यार का इजहार कर देती है। रंजीत भी प्यार का इजहार कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों तक किराए के कमरे पर रहने लगते हैं। 1-2 साल बीतने के बाद वो घर वालों को बताती है कि अब उसने जो है शादी देख ली है, एक लड़का देख लिया है। उसके घर वाले पूछते हैं लड़का क्या करता है, तो वो बताती है वो अभी पढ़ाई करता है, उसका नाम रंजीत है। अब घर वाले उस लड़के को भी बुलाते हैं, लड़का आता है, घर वाले देखते हैं। क्योंकि लड़का जो है वो देखने में बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत ही सुंदर था, हीरो की तरह लगता था और अंजलि को पसंद था। इसलिए घर वाले सोचते हैं कि बिटिया ने एक बार तो दूल्हे को लौटा ही दिया था, शादी करने के लिए मना कर दिया और इसे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है, तो ये इसका खुद का फैसला है। अगर ये अपने आप से खुद से शादी करना चाहती है तो खुद से कर ले, ऐसे में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। घर वाले भी हामी भर देते हैं और फिर अंजलि रंजीत दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जब 1-2 साल गुजरता है, एक बच्चा पैदा होता है दोनों के बीच में। एक बच्चा पैदा होने के बाद अंजलि जो है वो देखती है कि उसका पति जो है उसके सामने कभी नशा नहीं किया करता था, लेकिन कुछ दिन से वो उसके सामने बेतहाशा नशा करने लगा। अब अंजलि जब कई बार उसका फोन लेकर पकड़ कर देखती तो उसमें कई लड़कियों के नंबर होते थे। अब अंजलि को उसके ऊपर शक होने लगा था। अब वो रंजीत से जब देखती तो कई बार उसके सामने ही लड़कियों से बात करने लगा था। अंजलि पूरी तरीके से जान चुकी थी कि अब वो फंस चुकी है, लेकिन उसके पास कोई अब चारा नहीं था, क्योंकि वो अपने माता पिता के कहने पर जो शादी करनी थी वो तो की नहीं, अपनी मर्जी से की थी। ऐसे में वो माँ बाप और भाई को ब्लेम दे नहीं सकती थी। ऐसे में जब उसे पूरी तरीके से पता चलता है कि अब जो उसका प्रेमी है, जो उसका पति है, जिससे उसने खुद ही शादी की थी, अब वो पूरी तरीके से निठल्ला साबित हो गया है और वो किसी भी प्रकार से इन लोगों की न देखरेख करता है, न अपने पत्नी की और न बच्चे की, बल्कि वो कई लड़कियों से अवैध संबंधों में फंसा है और बेतहाशा नशा करता है। फिर दोनों की आपस में तकरार होने लगती है और अंजलि रंजीत को पूरी तरीके से छोड़ देती है। इस बात का रंजीत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। रंजीत फिर से दूसरी लड़कियों के साथ रहने लगता है और अंजलि बहुत हैरान परेशान होती है। अंजलि हैरान परेशान होने के बाद अपने मायके पहुंचती है, अपने माता पिता से, अपने भाई से सब बात बताती है। अब माता पिता भाई कहते हैं कि देखो बेटा, जो हमारी खुशी थी, जब हम शादी करना चाह रहे थे तो तुमने किया नहीं, तुमने अपने हिसाब से किया है, अपने मन माफिक किया है, इसमें हम लोगों की गलती नहीं, तुम्हारा जीवन है। जो आर्थिक सहायता चाहिए, कुछ पैसे कौड़ी चाहिए हो तो ले लो, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन बाद वो देखती है कि घर वालों का यानी कि उसके मायके वालों का भी बर्ताव पूरी तरीके से उसके प्रति बदल चुका है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे लग रहा था कि एक बेटा है और मैं कैसे जीवन यापन करूंगी। अब वो अपने मायके को छोड़कर एक जगह चली जाती है, वहां किराए पर सस्ते का कमरा लेती है। कई दिन तक वो उहापोह की स्थिति में अपनी जिंदगी गुजार रही थी और जिंदगी गुजारने के बाद जब उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो वो एक ठेला खरीदती है और सब्जी का व्यवसाय करने लगती है। सब्जी का व्यवसाय करते करते वो काफी दिन गुजर जाते हैं और फिर अचानक एक दिन एसडीएम साहब की कार वहां पर रुकती है और फिर ये वाकया हो जाता है। जब ये पूरी राम कहानी अंजलि एसडीएम साहब से बताती है तो एसडीएम साहब कहते हैं कि देखो, तुम हैरान परेशान मत हो, तुमने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया, तुमने जो मुझसे ना शादी करने का निर्णय लिया था वो तुम्हारा अपना निर्णय था, तुम्हारी व्यक्तिगत सोच थी। फिलहाल जिस कागार पर अभी आपका जीवन चल रहा है, जिस कागार पर आप हो, ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं, आप भरपूर सहयोग कर रही हो। अब ऐसा करके दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। उनकी पत्नी एसडीएम साहब आकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर गंतव्य स्थान जहां पर उन्हें निमंत्रण जाना था उस तरफ चल पड़ते हैं। अब एसडीएम साहब की पत्नी एसडीएम साहब से कहने लगती हैं कि क्या हम इनकी सहायता कुछ कर सकते हैं। तो विनय कहता है कि देखो, हम इनकी सहायता करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं कि इनको पता चले कि हमने इनकी सहायता की। अब 2-3 दिन का वक्त गुजरता है, ये लोग शादी समारोह से चले आते हैं और उसके 3-4 दिन बाद उस सब्जी की दुकान पर, उस ठेले की दुकान पर अंजलि के एक व्यक्ति आता है। वो बताता है कि फरा सरकारी कार्यालय से आया है, आपको कुछ हमें लोन वगैरह दिलाना है, क्या आप लेना चाहती हैं? सरकार की कुछ स्कीम चल रही है, कुछ योजनाएं चल रही है। अंजलि हामी भर देती है। अब उसका जो है लोन पास हो जाता है, उसको सरकारी कुछ सुविधाएं एसडीएम साहब दिलवा देते हैं। अंजलि की दुकान दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगती है। उसका जीवन पूरी तरीके से ढर्रे पर आ जाता है और फिर एसडीएम साहब की कार जब एक दिन और आकर रुकती है, एसडीएम साहब पूछते हैं उससे कि तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है। वो हाथ जोड़कर एसडीएम साहब विनय को प्रणाम करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप
बहुत ही संकोची मिजाज के आदमी हैं, बहुत ही संकोची प्रवृत्ति के आदमी हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपका ये एहसान मैं ना उतार पाऊं। वो उन्हें चाय ऑर्डर करती है, दोनों बैठकर चाय पीते हैं। फिर अंजलि जो है एसडीएम साहब से कहती है कि इस एहसान का बदला मैं इस जन्म में नहीं उतार सकती हूँ। एसडीएम साहब कहते हैं कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो, कोई बात नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अब दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब वहां से उठकर चले जाते हैं। एसडीएम साहब यही सोच रहे थे जाने के बाद कि जीवन में दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है जब एक छोटा सा निर्णय हमारी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। इसके पीछे की एक सच्चाई और है कहानी के, वो ये है कि जब हम शादी विवाह या किसी से संबंध या किसी से जुड़ाव रखते हैं तो हम अच्छी सीरत नहीं देखते हैं, हम अच्छी सूरत देखते हैं। वो देखने में अच्छा हो, चाहे उसका चाल चलन चरित्र सब कुछ गंदा हो, जबकि समाज की एक हकीकत ये भी है कि सुंदरता, अच्छाईपन या चेहरे पर रौनक ये कुछ ही दिन बरकरार रहता है। कुछ दिन बाद समय के साथ ये सब फीका पड़ने लगता है और फिर काम आता है चरित्र, अच्छी चीजें, अच्छा व्यवहार, बात, विनम्रता और धैर्य। दोस्तों तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो, थोड़ी सी भी कुछ सीख मिली हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कहानी को कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर जरूर कर देना। और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से, कहां से सुन रहे थे, इस चीज को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम ले पाऊं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी और आपको कुछ सीख दे सकने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।